नमस्ते। सोचिए, एक ऐसी किताब जो सिर्फ लिखी ना गई हो बल्कि जीती हो, जो हमारे देश के साथ सांस लेती हो, बढ़ती हो और बदलती हो। हमारा संविधान कुछ ऐसा ही है। तो सवाल ये है कि कोई देश अपने सबसे बड़े, सबसे अहम कानून को आखिर बदलता कैसे है। चलिए आज इसी प्रक्रिया को समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे सीधा सवाल, क्या भारत का संविधान बदला भी जा सकता है? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल बदला जा सकता है। और सच पूछिए तो यही वो खूबी है जो इसे आज भी उतना ही प्रासंगिक बनाए हुए है। ये जो शक्ति है ना, ये संसद को मिलती है हमारे संविधान के आर्टिकल 368 से। इसको इसको एक मास्टर की तरह समझिए, एक ऐसी चाबी जो वक्त और समाज की जरूरतों के हिसाब से संविधान के दरवाजे खोल सकती है और उसमें जरूरी बदलाव कर सकती है। अच्छा, तो अब जरा इस प्रक्रिया में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि हर बदलाव एक ही तरीके से हो जाता है। नहीं, असल में हमारे संविधान में संशोधन के तीन तीन अलग अलग रास्ते हैं। और कौन सा रास्ता अपनाया जाएगा, ये इस पर निर्भर करता है कि बदलाव कितना बड़ा और कितना अहम है। अगर दुनिया भर में नजर दौड़ाए ना, तो कुछ संविधान बड़े लचीले होते हैं। जैसे यूके का संविधान, उसे बदलना बहुत आसान है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका जैसे देशों के संविधान हैं जो इतने कठोर हैं कि उन्हें बदलना भई लगभग नामुमकिन है। भारत ने यहाँ एक कमाल का बैलेंस बनाया है, न बहुत ज्यादा लचीला, न बहुत ज्यादा कठोर, एकदम बीच का रास्ता। तो चलिए सबसे पहले तरीके से शुरू करते हैं, जो इन सब में सबसे आसान है। इसे कहते हैं सिंपल मेजॉरिटी या साधारण बहुमत। अब ये इस्तेमाल होता है उन बदलावों के लिए जो कह सकते हैं कि रोजमर्रा के शासन से जुड़े हैं, जैसे किसी नए राज्य को बनाना हो या नागरिकता के नियमों में कोई फेरबदल करना हो। इसके लिए क्या चाहिए? बस इतना कि सदन में जितने सदस्य मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं, उनमें से आधे से ज्यादा हाँ कह दें। और एक मजेदार बात यह है कि टेक्निकली इसे आर्टिकल 368 के तहत एक संशोधन माना भी नहीं जाता। चलिए अब आते हैं दूसरे तरीके पर, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि ज्यादातर बड़े संशोधन इसी रास्ते से होते हैं। ये है स्पेशल मेजॉरिटी यानी विशेष बहुमत। यहाँ पेच ये है कि दो शर्तें हैं और दोनों का एक साथ पूरा होना जरूरी है। यही बात इसे मुश्किल बना देती है। पहली शर्त, सदन की जो कुल संख्या है उसका बहुमत मिलना चाहिए, मतलब 50% से ज्यादा सांसद पक्ष में हों। और दूसरी शर्त, जितने सदस्य उस दिन सदन में मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं, उनका 2/3 बहुमत चाहिए। सोचिए, और ये प्रक्रिया तब अपनाई जाती है जब बात हमारे मौलिक अधिकारों या नीति निर्देशक तत्वों जैसे संविधान के दिल की हो। और अब बारी है तीसरे और सबसे मुश्किल तरीके की। ये एक तरह से हमारे फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघीय ढांचे का रक्षा कवच है। इसकी जरूरत तब पड़ती है जब कोई ऐसा बदलाव हो रहा हो जो सीधे सीधे केंद्र और राज्यों के बीच ताकत के बंटवारे पर असर डाले। इसके लिए देखिए, संसद में स्पेशल मेजॉरिटी तो चाहिए ही चाहिए, वो तो है ही, पर उसके ऊपर से देश के कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से भी हाँ करवाना पड़ता है। राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया हो या फिर जीएसटी जैसा इतना बड़ा टैक्स रिफॉर्म, वो सब इसी मुश्किल रास्ते से गुजरे हैं। तो ये तो हो गए संशोधन के 3 तरीके। अब सवाल ये उठता है कि ये प्रक्रिया संसद के अंदर असल में चलती कैसे है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले एक बिल पेश किया जाता है। ये लोकसभा में भी आ सकता है, राज्यसभा में भी, कोई मंत्री भी ला सकता है या फिर कोई प्राइवेट मेंबर भी। लेकिन असली खेल यहाँ है, बिल को दोनों सदनों से अलग अलग स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना ही होगा। और मान लीजिए दोनों सदनों में बात नहीं बनी तो फिर आम बिल की तरह कोई जॉइंट सिटिंग नहीं होती। बिल वहीं का वहीं खत्म हो जाता है, खेल खत्म। और जब जब बिल आखिरकार दोनों सदनों से पास हो जाता है, तो वो जाता है राष्ट्रपति के पास। और यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। 1971 में हुए 24वें संशोधन के बाद से राष्ट्रपति के लिए ऐसे बिल पर अपनी सहमति देना अनिवार्य है, मैंडेटरी। वो इसे ना तो रोक सकते हैं, न ही दोबारा सोचने के लिए वापस भेज सकते हैं। उन्हें साइन करना ही होगा। लेकिन ठहरिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि अब आता है सबसे बड़ा मोड़। संसद की जबरदस्त ताकत पर भी एक लिमिट है, एक ऐसी अदृश्य दीवार, एक ऐसा ताला जिसे ये मास्टर की भी नहीं खोल सकती। तो फिर सवाल वही है, क्या संसद की ये शक्ति अनलिमिटेड है? क्या वो संविधान में कुछ भी बदल सकती है? मतलब बिल्कुल कुछ भी? क्या वो हमारे देश के लोकतांत्रिक स्वरूप को ही बदल सकती है?
इस एक सवाल का जवाब मिला 1973 में, भारतीय न्यायपालिका के इतिहास के सबसे बड़े, सबसे अहम फैसले में, केशवानंद भारती केस। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक सिद्धांत दिया जिसे कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन या मूल संरचना का सिद्धांत। इसका मतलब सीधा सा है कि संसद संविधान को बदल तो सकती है, लेकिन उसकी आत्मा को, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती, उसे नष्ट नहीं कर सकती। चीजें जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, कानून का राज, एक आज़ाद न्यायपालिका, ये सब उस मूल ढांचे का हिस्सा हैं और ये अनटचेबल हैं। इन्हें कोई सरकार नहीं बदल सकती। तो अब जब हमने थ्योरी समझ ली है, तो चलिए कुछ असल उदाहरण देखते हैं कि कैसे इन प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करके हमारे इतिहास में बड़े बड़े बदलाव हुए हैं। हमारे इतिहास में कई यादगार संशोधन हुए हैं, जैसे 1976 का 42वां संशोधन। वो इतना बड़ा था कि उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन तक कहा जाता है। फिर आया 1978 का 44वां संशोधन, जिसने संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से ही हटा दिया। और हाल के सालों की बात करें तो 2016 का 101वां संशोधन, जिससे पूरे देश में जीएसटी लागू हुआ। ये सब बड़े और ऐतिहासिक बदलाव थे। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े और गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं कि किसी भी देश के संविधान के लिए सही बैलेंस क्या है। एक तरफ स्थिरता जो उसे मजबूती दे, और दूसरी तरफ लचीलापन जो उसे वक्त के साथ बदलने की ताकत दे। इन दोनों के बीच वो सही संतुलन कहाँ मिलता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हर पीढ़ी को सोचने की जरूरत है।